डियर एस्पिरेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के सेशन में हम सेकंड ईयर का यूनिट नंबर 8 का सेकंड हाफ हम डिस्कस करेंगे। दो तीन टॉपिक हैं जो रह गए थे, वो आज के सेशन में हम कंक्लूड करेंगे। तो हम इंट्रक्शन ऑफ रेडिएशन पढ़ रहे थे कि जो रेडिएशन है वो कैसे इंटरेक्ट करती है मैटर्स के साथ। तो दो फिनोमेना हमने पढ़ लिए थे, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था एक, और दूसरा था कॉम्पटन इफेक्ट। ये दोनों वो फिनोमेना हैं जिसमें जो रेडिएशन है वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, लेकिन वहाँ पे जो रेडिएशन की नेचर होती है वो पॉलिटिकल नेचर होती है। नॉर्मली हम देखते हैं इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन, इसमें जो लाइट की नेचर होती है वो वेव नेचर यूज होती है। लेकिन चूंकि नील बोर का जो प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीमेंटेरिटी है वो ये बताता है कि कोई भी पार्टिकल है या कोई भी वेव है वो हमेशा ड्यूअल नेचर रखती है। यानी पार्टिकल है तो वो पार्टिकल के तौर पे भी बिहेव करता है और एज अ वेव भी बिहेव कर सकता है। सिमिलरली अगर कोई वेव है, रेडिएशन है, तो वो अपनी रेडिएशन की नेचर को भी यूटिलाइज कर सकती है और जरूरत पड़ने पे वो पार्टिकल नेचर भी एग्जिबिट कर सकती है। तो ये जो इंट्रक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर हम डिस्कस कर रहे थे, इन तीनों फिनोमेनस में यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन, इन तीनों में जो रेडिएशन की नेचर यूज हो रही है, एग्जिबिट हो रही है, शो हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, वो कौन सी है? वो पार्टिकल नेचर है। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि कौन से फिनोमेना में या कौन सा फिनोमेना हमें कंफर्म करता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो नीचे आपको इंटरफेरेंस भी गिवन होगा, डायफ्रैक्शन भी गिवन होगा। तो उनमें से कोई एक आपने ऐसा ढूंढना है जहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या कॉम्पटन इफेक्ट या आपको पेयर प्रोडक्शन का मिल जाए। अगर तीनों है तो फिर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो इन्फॉर्मेशन लेवल के आपसे पूछे जाते हैं। तो आज हम थर्ड फिनोमेना देखेंगे जिसमें जो लाइट है, जो रेडिएशन है, गामा रेज जो है वो बिहेव करती हैं एज पार्टिकल जब इंटरेक्ट करती हैं मैटर के साथ। तो पेयर प्रोडक्शन नाम से जाहिर है कि एक ऐसा फिनोमेना जिसमें पेयर प्रोड्यूस होगा, यानी पार्टिकल दो दो चीजें प्रोड्यूस होंगी, दो पार्टिकल प्रोड्यूस होंगे या एक पेयर प्रोड्यूस होगा। इसको मेटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। इसकी रीजन ये है कि जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है पार्टिकल्स में, यानी गामा रेडिएशन जो है वो कन्वर्ट हो रही है पार्टिकल्स में। तो लिहाजा मेटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी से कहा जाता है कि एनर्जी मटेरियल में कन्वर्ट हो रही है। ये हाई एनर्जी इंट्रैक्शन है, यानी इसके लिए कम से कम जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड है। ये क्यों रिक्वायर्ड है? इसकी रीजन ये है कि जो पार्टिकल बनते हैं, दो पार्टिकल बनते हैं, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट मास एनर्जी है वो भी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी को, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। इसका मतलब है कि गामा रेडिएशन के पास कम से कम अगर एनर्जी जो उसे चाहिए वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, तभी पेयर प्रोडक्शन का फिनोमेना हो सकता है। अगर गामा रेज की एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस है तो फिर आप पेयर प्रोडक्शन का फिनोमेना नहीं करवा सकते। और भी कुछ कंडीशन है जो कि रिक्वायर्ड है पेयर प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि हैवी न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए। यानी जो गामा रेडिएशन है, अगर आप चाहते हैं कि पेयर प्रोड्यूस हो, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो, तो आपको हैवी न्यूक्लियस इंटरेक्ट करवाना होगा, हैवी न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करवाना होगा गामा रेस को। हैवी न्यूक्लियस इसलिए कि उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये रीजन है हैवी न्यूक्लियस की कि हैवी न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत स्ट्रांग होता है, जो कि मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए हेल्प करता है। ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है ये आपस में एंटी पार्टिकल कराते हैं। एंटी पार्टिकल जैसे पार्टिकल होते हैं जिनका मैथ एक्जैक्टली सेम होता है, और अगर वो चार्ज पार्टिकल है तो एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरे पे सेम मैग्नीट्यूड का उतनी ही अमाउंट का चार्ज होगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी है कि किस तरीके से एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है पेयर्स में और काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखी है एनर्जी ऑफ गामा रेडिएशन इज इक्वल टू, यहाँ पे ये जो टू का फैक्टर मैंने लगाया है ये इसलिए लगाया है क्योंकि दोनों मैसेज चूंकि सेम है, यानी जो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है दोनों का मैस सेम है, तो मैस सेम होने की वजह से इनकी रेस्ट मैस एनर्जी भी सेम होगी। तो लिहाजा बजाय इसके कि अलग से लिखते हैं रेस्ट मैस ऑफ एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस रेस्ट मैस ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दोनों को कंबाइन करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब है ये दोनों की रेस्ट मैस एनर्जी है, टोटल रेस्ट मैस एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अगर आपके पास जो गामा रेडिएशन है उसकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी उसकी ज्यादा है, तो फिर वो जितनी एनर्जी ज्यादा होगी, सपोज हम कहते हैं कि इसकी एनर्जी जो है वो 1.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आप 1.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से माइनस कर देंगे 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बाकी जितनी एनर्जी बचेगी वो सारी एनर्जी किधर कंज्यूम हो जाएगी? वो एनर्जी ये काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, यानी जो पेयर प्रोड्यूस हुए हैं पॉजिट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन का, वो दोनों मूव करना शुरू कर देंगे। और मूव ऐसी डायरेक्शन में करेंगे ताकि मोमेंटम उनका टोटल मोमेंटम कंजर्व रहे, यानी अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करेंगे। पॉजिट्रॉन जो है ये एक ऐसा पार्टिकल है जो एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का, जिसको डायरेक्ट ने हाइपोथेसाइज किया था, यानी प्रिडिक्ट किया था 1928 में, और बाद में इसको कार्ल एंडरसन ने डिस्कवर कर लिया था 1932 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरल नॉलेज नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन लेवल क्वेश्चन है। कुछ एंटी पार्टिकल्स लिखे हैं। न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रॉन होता है, और न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो होता है, प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल एंटी प्रोटॉन होता है, और फोटॉन का एंटी पार्टिकल फोटॉन इटसेल्फ होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटॉन का एक दफा पीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि एंटी पार्टिकल ऑफ प्रोटॉन, तो वो एंटी प्रोटॉन होता है। एंटी मैटर क्या आता है? जिस तरह आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक मैटर हम कंसीडर करते हैं, और हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, तो हाइड्रोजन बनता है। अब इन दोनों पार्टिकल्स को अगर आप रिप्लेस कर देते हैं इनके एंटी पार्टिकल के साथ, यानी प्रोटॉन को रिप्लेस कर दें एंटी प्रोटॉन से, और इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर दें उसके अपने एंटी पार्टिकल यानी पॉजिट्रॉन से, तो अब जो आपके पास मैटर बना है इसको आप एंटी मैटर कहेंगे। यानी सिंपली आप कह सकते हैं कि मैटर में जो एलिमेंट जो पार्टिकल मौजूद होते हैं उनको जब रिप्लेस कर दिया जाता है उनके अपने एंटी पार्टिकल से, तो फिर आपके पास जो चीज वजूद में आती है उसे एंटी मैटर कहा जाता है।
रेस्ट मैस एनर्जी क्या चीज होती है जी? जब कोई पार्टिकल स्टेशनरी होता है, रेस्ट पोजीशन पे होता है, तो उस वक्त उसके अंदर जितनी एनर्जी स्टोर होती है उसको रेस्ट मैस एनर्जी कहा जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन की 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, प्रोटॉन की 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और न्यूट्रॉन की 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। न्यूट्रॉन जो है वो ये कंपैरेटिवली प्रोटॉन से थोड़ा सा हैवी होता है। प्रोटॉन का मैस होता है 1.66 10 पावर माइनस 27 केजी, जबकि न्यूट्रॉन का मैस होता है 1.67, बस सिर्फ इतना सा माइन्यूट सा डिफरेंट है, 1.67 10 पावर माइनस 27 केजी। तो इस लिहाज से जो इन दोनों की रेस्ट मैस एनर्जी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, प्रोटॉन की थोड़ी कम है और न्यूट्रॉन की ज्यादा है। लेकिन बाद जब आपने न्यूमेरिकल्स करने होते हैं तो वहाँ पे आपने इक्वल वैल्यू ही पुट करनी होती है। जैसे कि अल्फा पार्टिकल हम लेते हैं, तो अल्फा पार्टिकल का मैस जो रहता है वो हम लिखते हैं 4 टाइम दैट ऑफ मैस ऑफ प्रोटॉन। हालांकि उसके अंदर 2 न्यूट्रॉन भी होते हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन हम चारों को बताओ प्रोटॉन ही अज्यूम करते हैं और 4 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं मैस ऑफ प्रोटॉन। फोटोन का जो रेस्ट मैस होता है वो जीरो होता है। इसकी रीजन ये है कि फोटोन कभी आपको रेस्ट में मिलता ही नहीं है, फोटोन आपको हमेशा मोशन में मिलता है, तो लिहाजा फोटोन का जो रेस्ट मैस है वो जीरो होगा, और इसी तरह रेस्ट मैस एनर्जी जो है फोटोन की वो भी जीरो होती है। एनहिलेशन ऑफ मैटर, अभी जो आपने फिनोमेना डिस्कस किया है मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी या पेयर प्रोडक्शन, उसका उल्टा ये पेयर प्रोडक्शन में हमने ये देखा है कि एक रेडिएशन जो थी या एक गैमा रे जो थी वो जब हैवी न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसने इंटरेक्ट किया तो वो दो पेयर एक पेयर में कन्वर्ट हुई, यानी 2 पार्टिकल में कन्वर्ट हुई। एक पार्टिकल था, दूसरा उसका एंटी पार्टिकल था। तो ये उल्टा है, इसमें ये होगा कि एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल जब दोनों एक दूसरे के क्लोज होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो वो दोनों अपनी आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनकी आइडेंटिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है और आपको एक रेडिएशन मिलती है, फोटोन मिलता है, एनर्जी मिलती है। तो एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन जब आपस में करीब आते हैं तो यहाँ पे जो चीज मेंशन है वो ये है कि आपको 2 फोटोन मिलते हैं, 2 गैमा रेडिएशन आपको मिलती हैं, और वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं ताकि मोमेंटम को कंजर्व रख सकें। ये मोमेंटम का कंजर्व रखना, एनर्जी का कंजर्व रखना, चार्ज को कंजर्व रखना, ये जितने भी आपके इंटरेक्शन होते हैं, जितने भी कोलिजन होती हैं या जितने भी फिनोमेना होते हैं, उनमें सब में ये लाजमी है कि टोटल एनर्जी, टोटल मोमेंटम, टोटल चार्ज ये कंजर्व रहे। लेकिन एक चीज़ है जो बाद औकात कुछ फिनोमेना में कंजर्व नहीं रहती, वो है स्ट्रेंजनेस। स्ट्रेंजनेस एक ऐसी क्वांटिटी है या एक किस्म का एक ऐसी चीज है जो बाद इंट्रक्शन में कंजर्व नहीं रहती। लाजमी नहीं है कि सभी में वो कंजर्व ना रहे, लेकिन कुछ ऐसे इंट्रक्शन है, ऐसे कुछ फिनोमेना हैं जिसमें स्ट्रेंजनेस जो है वो कंजर्व नहीं रहती। तो ये भी एक दफा पीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था। लुइस डी ब्राले, इसने कहा था कि जब भी कोई पार्टिकल मोशन में होता है, ये मोशन का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब भी कोई पार्टिकल मोशन में होगा तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी, और उस वेव की जो वेवलेंथ है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी से। एच जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, पी जो है ये उस पार्टिकल का मोमेंटम है। यानी जब पार्टिकल मोशन में होगा तब उसके साथ वेव एसोसिएट होगी, अगर पार्टिकल रेस्ट में तो उसके साथ कोई वेव एसोसिएट नहीं होगी, और ऐसी वेव को हम कहते हैं मैटर वेव। ये ब्रैकेट में जो चीजें लिखी होती हैं ये समझने वाली होती हैं, ये उसी चीज को एक्सप्लेन कर रही होती है जिसकी बात हो रही थी, तो लिहाजा ये ब्रैकेट वाली चीज को भी अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया करें। इसके अलावा डी ब्राले ये कहता है कि जो लाइट है ये मैटर की बहुत ही रिफाइंड फॉर्म है, यानी बहुत ही स्पेशल फॉर्म है मैटर की लाइट। इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को सबसे पहले जिसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था वो था डेविसन और जर्मन, ये दो फिजिक्स थे, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर काम किया था, और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। वैसे तो नील बोर ने कह दिया था कि अपने प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीमेंटेरिटी में कि हर वेव और हर पार्टिकल जो है वो ड्यूअल नेचर रखता है, लेकिन इस चीज को सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन के लिए प्रूव किया था वो डेविसन और जर्मन ने प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली तो पार्टिकल है, लेकिन बाद औक़ात ये अपनी वेव नेचर भी एग्जिबिट करता है। उन्होंने ये देखा कि बल्कि कैसे प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन की वाकई वेव नेचर, तो उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ऐसे ही डाइफ्रैक्ट हो रहे हैं जैसे वेव डाइफ्रैक्ट होती है। यानी इलेक्ट्रॉन की जो बीम थी जो कि निकल क्रिस्टल में से निकली थी, निकल क्रिस्टल से जो इलेक्ट्रॉन की बीम निकली थी वो डाइफ्रैक्ट हुई थी। डाइफ्रैक्शन का एंगल भी आपने लाजमी याद रखना है, 65 डिग्री के एंगल पे वो इलेक्ट्रॉन बीम डाइफ्रैक्ट हुई थी। तो ये जो डाइफ्रैक्शन का फिनोमेना ये हमें कंफर्म कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बतौर वेव वहाँ पे एग्जिबिट कर रहा था। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन की बीम है, दायरा इलेक्ट्रॉन जहाँ पे भी मूव करते हैं वहाँ पे हम कहते हैं कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो डाइफ्रेक्टेड बीम थी इलेक्ट्रॉन की उसको करंट के तौर पे रिकॉर्ड किया गया था। अब इलेक्ट्रॉन ने जो काइनेटिक एनर्जी गेन की थी, दायरा पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ था, इलेक्ट्रॉन्स को पोटेंशियल के थ्रू एक्सेलरेट करवाया गया, तो उन्होंने जो एनर्जी गेन की थी वो 1/2 m v² इंटू ई वी, ई जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है और वी वो पोटेंशियल है जो आपने अप्लाई किया हुआ है। अब उस इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएट है वो लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, या पी को आप लिख सकते हैं मैस इंटू वेलोसिटी, और इसको आप वैल्यू पुट करें एम वी की वैल्यू, जैसे कि ये आपको नजर आ रही है यहाँ पे 1/2 m v²। यहाँ से अगर आप एम वी की वैल्यू निकाल लें, यहाँ से आप एम वी की वैल्यू निकालें और इस इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे तो इस तरीके से आपके पास जो एम वी की नई फॉर्म बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, एच ओवर √2 m v e। एम जो है यहाँ पे मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, और ये जो लैम्डा आपको मिला है यानी इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव एसोसिएट उसकी वेवलेंथ है 1.6 × 10⁻10 मीटर। तो ये 10⁻10 मीटर जो है इसको आप आंगस्ट्रॉम भी कहते हैं, 10⁻10 मीटर इसको आंगस्ट्रॉम कहा जाता है। इसी तरह एक और हमारे पास होता है स्केल 10⁻15। 10⁻15 सिर्फ अगर आपने इसको देखना है तो इसको फेम्टो कहते हैं, फेम्टो। लेकिन जब 10⁻15 के साथ मीटर भी लगा होता है तो आप इसको कलेक्टिवली आप फर्मी पढ़ते हैं, फर्मी। इसी तरह 10⁻6 है तो इसको माइक्रो पढ़ते हैं, माइक्रो। लेकिन जब 10⁻6 के साथ मीटर लग जाता है तो आप इसको आप माइक्रोन पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें भी अच्छी तरह देख लीजिएगा। नेक्स्ट, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी।
द एक्सपेरिमेंट इन विच ई बाई एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज फाउंड, यानी वो एक्सपेरिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन की ई बाई एम यानी चार्ज टू मास रेशियो फाइंड की गई थी, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज यूज्ड। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल उसकी नेचर ली गई थी, वेव नेचर नहीं ली गई थी। लेकिन जो डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ इसमें इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर स्टडी की गई है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लाइट बीम्स को यूज नहीं किया गया, बल्कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बीम को यूज किया गया। इसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव एसोसिएट होती है वो तकरीबन 10,000 टाइम शॉर्टर होती है लाइट की वेवलेंथ से। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जितनी वेवलेंथ स्मॉल होगी, जितनी वेवलेंथ शॉर्टर होगी, उतनी ही ज्यादा वो क्लियर और वाज़ह और माइन्यूट रिजल्ट हमें शो करवाएगी, या आप कह सकते हैं कि मोर से मोर डिटेल्स आपको क्लियर नजर आएंगी। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लाइट यूज नहीं करते, क्योंकि लाइट की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन की बीम यूज की जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम की जो वेवलेंथ होती है वो लाइट की निस्बत 1000 टाइम्स शॉर्टर होती है, स्मॉलर होती है, और हमें ज्यादा डिटेल मिलती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इलेक्ट्रॉन बीम यूज की जाती है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर नहीं यूज होती, बल्कि वेव नेचर यूज होती है। तभी हम वेवलेंथ को डिस्कस कर रहे हैं। लाइट को जब आप डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं किसी सोर्स के थ्रू, तो वो वेव नेचर के तौर पे बिहेव करती है। यानी जब आप कोई सोर्स लगा देते हैं जिससे आप डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि लाइट की हम जरा पार्टिकल नेचर को देखें, तो लाइट अपना फौरी स्पॉन्टेनियसली अपना जो नेचर है वो चेंज कर लेती है। वो पार्टिकल नेचर से फौरी कन्वर्ट हो जाती है वेव नेचर में। यानी जैसे ही आप उसे डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट करने का मतलब ये है कि जब आप उसके ऊपर लाइट फॉल करवाते हैं, क्योंकि बगैर लाइट फॉल करवाए आप किसी चीज को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीमेंटेरिटी ये नील बोर ने पेश किया था। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी पार्टिकल एंड वेव हैज ड्यूल नेचर, यानी आपके पास कोई भी पार्टिकल है या कोई भी वेव है, उसकी ड्यूल नेचर हो सकती है। पार्टिकल की भी दोनों नेचर हो सकती है और वेव की भी दोनों नेचर हो सकती है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल 1927 में हाइजेनबर्ग ने प्रेजेंट किया था, और ये कहता है कि आप किसी भी क्वांटम पार्टिकल, ये बड़े पार्टिकल की बात नहीं हो रही, जैसा कि हम खुद हैं फिजिकल जो बॉडीज हैं लार्ज स्केल पे, ये उनकी बात नहीं है, बल्कि क्वांटम लेवल पे हैं, जैसे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन वगैरह हैं। तो इनकी पोजीशन और मोमेंटम, इस तरह एनर्जी और टाइम और एंगुलर मोमेंटम और एजीम्यूथल एंगल, ये आप स्पॉन्टेनियसली साइमल्टेनियसली आप कभी भी इन दोनों को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। हमेशा अगर एक चीज को आप एक्यूरेटली मेजर करेंगे तो दूसरे के अंदर अनसर्टेनिटी आ जाएगी, और अगर दूसरे को एक्यूरेटली मेजर करेंगे तो पहले के अंदर अनसर्टेनिटी आ जाएगी। जैसा कि नीचे यहाँ पे 3 अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिए, अमूमन आप दो से तो बहुत फेमिलियर होते हैं, ये पहले दो जो लिखे हैं, लेकिन तीसरा जो है ये भी एमएससी लेवल पे होता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और यहाँ पे एक और चीज आपको बताता चलूं कि अमूमन जो आपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा होता है उसमें डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट होता है। लेकिन जो मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, उसके लिए डिनोमिनेटर में 2 भी आता है, और ये पीपीएससी में लास्ट टाइम क्वेश्चन भी आया हुआ था। तो ऐसा तो नहीं था उसमें, वो पाई की शक्ल में लिखा हुआ था। तो आप पाई की शक्ल में से कन्वर्ट करते हमें पता है एच कट की वैल्यू थी एच ओवर 2 पाई। तो आगे जो 2 लिखा है वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ग्रेटर देन इक्वल टू एच ओवर 4 पाई बन जाएगा। तो पहला जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो हमें ये बताता है कि आप किसी भी क्वांटम पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम दोनों साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली मेजर नहीं करेंगे। एक को एक्यूरेटली मेजर करेंगे तो दूसरे के अंदर अनसर्टेनिटी आ जाएगी। सिमिलरली दूसरा जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो एनर्जी और टाइम से रिलेटेड है। यानी क्वांटम स्टेट दैट एग्जिस्ट फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम कैन नॉट हैव अ डेफिनेट एनर्जी, यानी अगर आप उसका टाइम मेजर करते हैं किसी क्वांटम पार्टिकल का एक स्पेसिफिक स्टेट के अंदर कि वो कितने टाइम के लिए वहां पे स्टे कर रहा है, तो आप उसकी फिर एनर्जी डेफिनेट मेजर नहीं कर पाएंगे, उसकी एनर्जी के अंदर अनसर्टेनिटी होगी। और अगर आप किसी स्पेसिफिक स्टेट के अंदर उसकी एनर्जी फाइंड कर लेते हैं एक्यूरेटली, तो फिर आप उसका टाइम फाइंड आउट नहीं कर पाओगे एक्यूरेटली, उसने कितने टाइम के लिए वहां पे स्टे किया है। तो तीसरा जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो है अनसर्टेनिटी इन एंगुलर मोमेंटम एंड अनसर्टेनिटी इन एजीम्यूथल एंगल फाई। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2 होता है। यानी कम अज कम जो अनसर्टेनिटी है, कम अज कम वो एच कट बाई 2 है। इससे ज्यादा हो सकती है, लेकिन इन दोनों के प्रोडक्ट में जो कम अज कम अनसर्टेनिटी है वो एच कट बाई 2 है। अच्छा, हम इलेक्ट्रॉन को डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की अगर हम पोजीशन मेजर करते हैं तो उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी क्यों आ जाती है। सो सपोज जब इलेक्ट्रॉन की आपने पोजीशन मेजर करनी है तो डेफिनेटली आपने उसके ऊपर लाइट फॉल करवानी है उसको देखने के लिए। तो जब आप लाइट उसके ऊपर फॉल करेंगे तो लाइट उसके साथ इंटरेक्ट करेगी और लाइट उस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेंज कर देगी। इस तरीके से मोमेंटम के अंदर अनसर्टेनिटी आ जाती है।